Hello students, beta in this video we are going to study about Gauss theorem. Gauss theorem की होती है, Gauss theorem का proof, Gauss theorem किवें apply की जाती है, ये सारा कुछ बस इस वीडियो स्टडी करांगे। इस करके केयरफुली समझियो क्योंकि हम इस चैप्टर तो अगे जिन्ने भी टॉपिक्स हैं सारे आज Gauss theorem अप्लाई होएगी। इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन Gauss theorem। चलो Gauss theorem की होगी है बेटा, ठीक है, वो स्टेटमेंट की है वो बाद चो दस है। पहला आप जो मैं तुम प्रीवियस वीडियो च सिखाया सीगा इलैक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, आप एक क्लोज सरफेस लेके फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर Gauss theorem बाद चो डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। पहला आप एक क्लोज सरफेस लेके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो अपने को एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, सेंटर ऑफ radius it is a sphere, not a circle, it is a sphere। and बेटा इस दे स्फीयर दे अंदर सपोज कर लो कुछ चार्ज पे है, there is a some charge is placed inside the sphere। सपोज करो ये सेंटर पे क्यों चार्ज है पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव बेटा तुसी पढ़ा है सेकंड चैप्टर पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स होती है, आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, अपन ने इस स्फीयर का फ्लक्स फाइंड करना है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? भी इस स्फीयर चों टोटल कितनियां फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है इस स्फीयर, ठीक है। एंड बेटा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला की कांसेप्ट की सी भी पहला पूरे स्फीयर ऊपर अपन ने पूरे स्फीयर का फ्लक्स करना है तो पहला पूरे स्फीयर ऊपर कितने भी स्मॉल एरिया लेके ओदा फ्लक्स कैलकुलेट कर, कितने भी टेक स्मॉल एरिया है ना, तो आप पूरे स्फीयर ऊपर एनीवेयर कितने भी बेटे स्मॉल एरिया लेके स्मॉल एरिया की डायरेक्शन एरिया तो परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। This is the direction of electric field. Electric field direction. E and area both are in same direction. Both are in same direction मतलब electric field के area जो थीटा कितना बनेगा 0। ये small area तुसी कितने होर भी लेट करके देखो, कितने होर भी पूरे लेट करके देखो small area। एरिया की डायरेक्शन एरिया तो परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, एरिया तो परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स जिन्हें पूरे से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0। और कितने भी लेट करके देखो स्मॉल एरिया पूरे लेट करके स्मॉल एरिया ds, एरिया की डायरेक्शन एरिया तो परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अगेन थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो बेटा पूरे स्फीयर का फ्लक्स कितना होया? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल स्फीयर, पूरे स्फीयर का फ्लक्स करना है
पूरे स्फीयर का फ्लक्स करना है, इट इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। क्लियर? E डॉट ds ਦੀ इंटीग्रेशन। हां बेटा ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦੋਗੇ? E ds cos 0। E डॉट ds ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ? E ds cos थीटा, है ना? थीटा 0 बाय बिकॉज़ पूरे सरफेस पे थीटा 0 बनता है बिटवीन E एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल 0 बनता है, तो cos 0 कितना होता है बेटा? 1। cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितना आ गया है? E ds cos 0। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन जो बाहर आ जाएगी बेटा। पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करके देखियो कितनी आएगी ड्यू टू क्यू चार्ज कारण पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? की फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला सेकंड चैप्टर से पढ़ा है तुसी। की फार्मूला होता है k/r²। ठीक है, तो बेटा चेक करियो इस चार्ज कारण पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? बोलो। k चार्ज q एंड डिस्टेंस r। पूरे भी कैलकुलेट करके देखो, पूरे भी e की वैल्यू इस चार्ज कारण पूरे e कितना होगा? k चार्ज q डिस्टेंस चार्ज को सरफेस तक का डिस्टेंस r k/r। पूरे भी फाइंड करके देखो, पूरे भी q चार्ज की इंटेंसिटी कितनी होगी? k चार्ज q एंड डिस्टेंस चार्ज को सरफेस तक का रेडियस r। रेडियस का सारे स्फीयर का सेम ही होगा ना, सारे पॉइंट्स दे कारण रेडियस सेम होएगा, तो सारे पॉइंट्स पे e की है सेम है, तो कितनी वैल्यू है e की? k/r²। बिकॉज़ e इज कांस्टेंट, इट कम्स आउटसाइड, अंदर आएगा 1 ds। e की वैल्यू कितनी बेटा? k/r²। 1 ds की इंटीग्रेशन, हां 1 dx की इंटीग्रेशन x होता है, पता है ना? तो बेटा 1 ds की इंटीग्रेशन s। व्हाट इज ds? ds is small area, then what is s? s is its total surface area, तो बेटा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो बेटा 1 ds की जगह s की जगह कितना? 4πr²। k की वैल्यू पुट करो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होगी। k की वैल्यू 1/k कांस्टेंट वाला ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चेक करो 4 ना 4 कैंसिल, r² ना r² कैंसिल, कितना आ गया? q/एप्सिलॉन नॉट आ गया फ्लक्स। ये बेटा गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट बनती है, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, किਵੇਂ बनी सुनो, ध्यान से सुनो। व्हाट इज phi? It is the electric flux of a closed surface, placed inside vacuum is equal to what is q? जितना उस सरफेस के इनसाइड चार्ज है, q is चार्ज इनसाइड द सरफेस के अंदर कितना चार्ज? 1/एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, है ना? कांस्टेंट होता है, यदि वैल्यू कितनी होती है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, मैं फर्स्ट चैप्टर से कराई हुई है ना? 1/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो पूरा स्टेटमेंट की बनेगी बेटा गॉस थ्योरम दी। बनाओ स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो, पूरा कोशिश करो। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ 1/एप्सिलॉन नॉट into q, q/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट into q। पूरा
पूरा स्टार्ट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the closed surface placed inside vacuum. Electric flux over the closed surface placed inside vacuum is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times what is Q? 1 upon epsilon naught times the charge. Epsilon naught times the charge contained inside the surface. ये बेटा goes through. This is goes through. किसी भी closed surface का electric flux जेड़ा surface vacuum च पिया होवे, किसी भी closed surface जेड़ा किस पिया होवे vacuum च उसका electric flux किस में इक्वल होएगा 1 by epsilon naught times होएगा जितना उस surface के अंदर चार्ज है, जितना surface के अंदर चार्ज है। चार्ज हो है ना जेड़ा सरफेस के अंदर है, जेड़ा चार्ज बाहर है वो काउंट नहीं करता। क्लियर? सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गोस थ्योरम? गोस थ्योरम की स्टेटमेंट की बनी अलको बस अन्ना याद रखो बेटा, आज याद रखो किसी भी सरफेस केड़ा सरफेस क्लोज, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए। किसी भी क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जेड़ा सरफेस वैक्यूम च पिया होवे वो फ्लक्स किस दे इक्वल आएगा बेटा 1 by epsilon naught times the charge contained inside the surface, जितना उस सरफेस के अंदर चार्ज। ठीक है, मैं एक थ्योरम जेडी है मैं प्रूफ करती गल्ला स्टूडेंट ये थ्योरम को प्रूफ किਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ बेटा? एक स्फेरिकल सरफेस ਹੁੰਦਾ, we take a spherical surface उसके इनसाइड की रखा बेटा Q चार्ज रख के उस सरफेस का फ्लक्स कर दे, we calculate its flux का फार्मूला की होता बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल स्फीयर, पूरे स्फीयर का फ्लक्स करना सी, टोटल फ्लक्स करना सी, फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। मतलब सामने पहला एक स्मॉल एरिया लेना है सरफेस के ऊपर की लेना एक स्मॉल एरिया, फिर उसका फ्लक्स करना उससे, फिर अपन की कीता पूरे सरफेस ऊपर अलग अलग जगह पे स्मॉल एरिया लेट करके देखा, पूरे लेट करके देखा हर प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन सेम आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन होने करके इधर थीटा कितना पुट करता बेटा 0, E डॉट ds को लिखना सी E ds cos थीटा इज एंगल बिटवीन E and ds आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इज 0 cos 0 कितना होता 1 है ना। E सारे सरफेस पे E कांस्टेंट है, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ कैलकुलेट भी करके दी है कितनी है बेटा सारे सरफेस पे E की वैल्यू k q/r² because E is constant comes outside, E की वैल्यू k q/r² 1 ds integration s ds है स्मॉल एरिया, so what is s total area of the sphere the total area of formula 4πr², k की वैल्यू पुट की थी 1 by 4 pi epsilon naught 4 pi ना 4 pi r² कैंसिल हो गया, थ्योरम प्रूव होगी कि किसी भी सरफेस का टोटल फ्लक्स किस दे इक्वल होएगा जितना उसके अंदर चार्ज है 1 by epsilon naught टाइम्स होएगा उसका। किसी भी क्लोज्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स किस दे इक्वल होएगा बेटा 1 by epsilon naught टाइम्स जितना उसके अंदर चार्ज है, जितना उसके इनसाइड चार्ज है। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन?
Gauss theorem की स्टेटमेंट समझ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Gauss theorem, पूरी बन जाएगी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्रॉस सरफेस प्लेस इनसाइड वैक्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge contained inside the surface, जेड़ा चार्ज सरफेस दे अंदर है वो लिखो बेटा। जे सरफेस, अगर सरफेस वैक्यूम च है देन वी यूज देयर epsilon naught, बट अगर सरफेस मीडियम च हुंदा, मीडियम देन वी यूज देयर epsilon, फिर ਅਸੀਂ epsilon यूज करते हैं, epsilon मतलब फॉर वैक्यूम। अगर आप गल करिए, वेट अ मिनट, if surface is in vacuum then total flux आएगा 1 by epsilon naught times epsilon naught, ये मैं पाया चार्ज जेड़ा इनसाइड सरफेस दे अंदर होगा, बट इफ सरफेस इज placed inside medium, वैक्यूम वास्ते ये मीडियम है, फिर मीडियम फ्लक्स है, अब साइक्लोन मोड दिएगा कि आ जाएगा। अच्छा, हम Gauss थ्योरम लगाने वास्ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान ਨਾਲ समझो, हर पॉइंट अपने आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर। सबको फर्स्ट पॉइंट Gauss थ्योरम कदे भी ओपन सरफेस पे नहीं लगेगी, मतलब जेड़ा ये फार्मूला बन गया फ्लक्स इज इक्वल टू Q by epsilon naught, ये थोड़े को फ्लक्स का दूसरा फार्मूला बन गया। फ्लक्स का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds भी है, एंड फ्लक्स का फार्मूला ये भी है, ठीक है। ये है Gauss थ्योरम, दिस इज Gauss थ्योरम। तो हम मेरा फर्स्ट पॉइंट ये सीगा बेटा भी Gauss थ्योरम कदे भी ओपन सरफेस पे नहीं लगेगी। फॉर अप्लाइंग Gauss थ्योरम you required a closed surface, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ closed surface है तो ठीक है, जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ closed surface नहीं है तो ਤੁਹਾਨੂੰ closed surface बनाना पड़ेगा, let करना पड़ेगा, let। अच्छा, closed surface भी अपनी मर्जी नाल नहीं let करना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ closed surface let करना पड़ेगा जिस surface ਦੇ ਸਾਰੇ points ਤੇ E constant ਹੋਵੇ, जिस सरफेस पे सारे पॉइंट्स पे E सेम होवे, E की वैल्यू कांस्टेंट होवे, ऐजा सरफेस जिस सरफेस दे सारे पॉइंट्स पे E कांस्टेंट होवे उसको ਅਸੀਂ कहते हैं Gaussian surface, that surface is known as Gaussian surface, just like sphere। for point charge है तो Gaussian surface spherical बनेगी, spherical। जे लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज तो Gaussian सरफेस क्या है, ये बनेंगे सिलेंड्रिकल। मेरा फर्स्ट पॉइंट मैं तुमको की दस्या बेटा भी Gauss थ्योरम कदे भी ओपन सरफेस पे अप्लाई नहीं होती। Gauss थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन क्लोज्ड सरफेस। जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सरफेस क्लोज्ड है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया गल है, तुसी Gauss थ्योरम अप्लाई कर दो। बट अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो Gauss थ्योरम उदों तक अप्लाई ना करना ही जब तक तुहाडे कोल कोई क्लोज सरफेस सिलेक्ट नहीं हो जाता। पहला एक क्लोज सरफेस सिलेक्ट करो, ठीक है, फिर उससे Gauss थ्योरम अप्लाई करो। Gauss थ्योरम कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन ओपन सरफेस, हमेशा ही किस पे लगेगी, क्लोज सरफेस। एंड मैं फिर अवेयर कर रहे हैं भी अपनी मर्जी नाल सरफेस क्लोज नहीं लेना, तुसी ऐजा क्लोज सरफेस लेना है जिस सरफेस दे सारे पॉइंट्स ते E सेम आवे, जिवें इस केस च आया सी सारे पॉइंट्स ते E सेम आया सी,
So that surface is known as Gaussian surface. What is the definition of Gaussian surface? It is that surface at every point of which electric field intensity is constant, same. ਇਹ ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ Gaussian surface ਕਹਿੰਦੇ हैं. So first point मैं फिर रिपीट कर रहा, बिना Gaussian surface तो ਤੁਸੀਂ Gauss theorem अप्लाई नहीं कर सकते. क्लियर? दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है ना, जिहड़ा ये चार्ज लेना है सिर्फ अंदर का चार्ज लेना है. अगर अंदर एक तो ज्यादा चार्जेस पे नहीं, लाइक दिस, सपोज करो सरफेस के अंदर चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे, लाइक Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 Q5. फिर इस सरफेस का जगह नेट चार्ज फाइंड कर, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस Q1 प्लस माइनस Q2 Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q4. फाइंड द अलजेब्रिक सम. लाइक दिस, जेड़ा Q नेट आ गया बेटा यही यूज करना है, Q नेट बाय Q. मतलब इस क्लोज सरफेस का जेड़ा टोटल फ्लक्स है वो ऐसे करो. पहले नेट चार्ज फाइंड कर लो, जे चार्जेस अंदर ज्यादा ने ना तो नेट चार्ज फाइंड कर लो, फिर तुसी इथे नेट चार्ज पुट करना है. बट बी केयरफुल, चार्ज सिर्फ अंदर का पुट करना है, बाहर का जेड़ा चार्ज है उसका फ्लक्स काउंट नहीं करना. समझिए? थर्ड पॉइंट, बाहर में चार्ज का फ्लक्स क्यों नहीं काउंट करना. लिसन, थर्ड पॉइंट, आउटर चार्ज का फ्लक्स क्यों नहीं काउंट करना. सपोज करो दिस इज क्लोज सरफेस, ए पॉइंट, इसका चार्ज अंदर है, आ चार्ज बाहर. तो जो इस चार्ज में फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे लाइक दिस, तो बेटा इधर भी होंगी फील्ड लाइंस, नो डाउट, मैं बनाई नहीं है. ਆਪਾਂ करिए इस पे कंसंट्रेट करो. इस स्फीयर चों कुछ फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, लाइक 1 2 3 4, जिन्नियां एंटर कर रही हैं उन्नियां ही बाहर भी निकल रही हैं. जिन्नियां फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उन्नियां बाहर भी निकल रही हैं. इस स्मॉल क्यू चार्ज का बेटा जेड़ा चार्ज सरफेस को बाहर पे है, जेड़ा चार्ज सरफेस को बाहर पे है उस चार्ज ਦੀਆਂ फील्ड लाइंस जिन्नियां एंटर कर रही हैं उन्नियां लीव भी कर रही हैं. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक्स दस्या सी बेटा, ਜਿਹੜੀਆਂ फील्ड लाइंस एंटर ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ फ्लक्स नेगेटिव ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜੀਆਂ फील्ड लाइंस बाहर निकलन ਇਹਨਾਂ ਦਾ फ्लक्स पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ है. चेक करो, जिन्नियां फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उन्नियां बाहर भी निकल रही हैं, ना घट ना ज्यादा. ऐਵੇਂ नहीं हैगा कि फील्ड लाइंस एंटर ज्यादा करनियां बाहर घट निकलनियां, या एंटर घट करनियां बाहर ज्यादा निकलनियां. नहीं, जिन्नियां इस क्यू चार्ज कारण फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उन्नियां बाहर भी निकलनियां. इस करके जिन्ना ड्यू टू Q charge which lies outside the surface, जेड़ा सरफेस को बाहर पे उस कारण जितना फ्लक्स नेगेटिव है ना उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव भी है. तो बेटा टोटल फ्लक्स 0, टोटल फ्लक्स
0। इस करके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਚਾਰजेस ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਊਟਰ ਚਾਰजेस ਦਾ ਫਲਕਸ 0 ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰ ਚਾਰजेस ਕਾਰਨ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਊਟਰ ਚਾਰजेस ਕਾਰਨ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਫਲਕਸ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਆਊਟਰ ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਲਕਸ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਫਲਕਸ 네ਗੇਟਿਵ ਐਂਡ 4 ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿੰਨਾ 네ਗੇਟਿਵ ਫਲਕਸ ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਲਕਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਉ ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0। क्लियर। तो जो भी फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सरफेस के अंदर अंदरला चार्ज काउंट करना है, बाहरला चार्ज काउंट नहीं करना। जे थोड़े तो कोई पूछदा कि क्यों नहीं करना तो तुसी कह सकते हो भी आउटर चार्ज कारण जिन्नियां फील्ड लाइन सरफेस के अंदर एंटर कर रही ने उन्नियां बाहर भी निकल रही ने। जिन्ना नेगेटिव फ्लक्स बन रहा है ड्यू टू एंट्रिंग ऑफ फील्ड लाइंस और पॉजिटिव फ्लक्स भी बन रहा है ड्यू टू लीविंग ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। फील्ड लाइंस दे एंटर करन नाल जिन्ना नेगेटिव फ्लक्स बनदा है उन्ना फील्ड लाइंस दे बाहर निकलण नाल पॉजिटिव भी बन रहा है। दैट्स व्हाई टोटल फ्लक्स अगर ਅਸੀਂ कैलकुलेट करिए तो कितना बनता है 0। इस करके ਅਸੀਂ बाहर दे चार्ज ਨੂੰ ਵਿੱਚ काउंट नहीं करते। ਅਸੀਂ अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो कल्ले सरफेस ਦਾ अंदरला चार्ज काउंट करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हाँ बेटा फोर्थ पॉइंट, अगर सरफेस के अंदर डाइपोल हो, सरफेस के अंदर डाइपोल हो, यू नो डाइपोल कैरीज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, है ना। डाइपोल होगा बेटा इसका भी नेट चार्ज फाइंड कर लो -q प्लस -q प्लस q इट बिकम 0। तो इसका फ्लक्स q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट गोस थ्रू लगा के q नेट 0। एक डाइपोल कारण में फ्लक्स 0 होएगा। क्यों 0 होएगा सुन लो बेटा। नेगेटिव चार्ज कारण फील्ड लाइंस अंदर आनी एंड पॉजिटिव चार्ज कारण फील्ड लाइंस बाहर आनी। क्लियर। सुनो ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਕਸ 네ਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਐਗਰੀਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐਸੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐਸੀਆਂ। क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है इस करके दोनों दियां फील्ड लाइंस की गिनती काउंटिंग सेम होएगी। काउंटिंग नु ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं फ्लक्स। काउंटिंग सेम होएगी तो फ्लक्स भी सेम होएगा। ते टोटल फ्लक्स बेटा जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना बन जाएगा 0। तो कल्ले एक डाइपोल नहीं जितने मर्जी डाइपोल्स पे हो, जितने मर्जी एनी नंबर ऑफ डाइपोल्स पे हो टोटल फ्लक्स सरफेस का की बनेगा 0 ड्यू टू डाइपोल्स। किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स 0। फिफ्थ पॉइंट ध्यान ਨਾਲ समझो बेटा। फिफ्थ पॉइंट भी ध्यान ਨਾਲ जेड़ा फ्लक्स है फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करता है इनसाइड चार्ज पे। एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 चैप्टर फर्स्ट की थी। क्लियर। द फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस के अंदर कितना चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। फ्लक्स डज नॉट
depend upon shape and size of surface. सरफेस की शेप जह जी मर्जी होवे, साइज जिन्ना मर्जी वड्डा होवे, फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि उसके इनसाइड चार्ज क्या है। जिसका चार्ज ज्यादा है उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, जिसका चार्ज घट है उसका फ्लक्स घट होगा। फॉर एग्जांपल एक तो अपने को छोटा जिहा क्यूब है, एक अपने को बहुत बड़ा स्फीयर है। छोटा या क्यूब है, इस चार्ज पे है 4 क्यूब, इस चार्ज पे है क्यूब। दिस इज सरफेस ए, दिस इज सरफेस बी। तो बेटा जेड़ा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सीगा। तो बेटा ए सरफेस के अंदर चार्ज ज्यादा, चार्ज ऑफ ए सरफेस इज लार्ज देन चार्ज ऑफ बी सरफेस। बी सरफेस के अंदर क्यूब चार्ज है, ए सरफेस के अंदर 4 क्यूब चार्ज है, इस करके ए सरफेस का फ्लक्स ज्यादा होगा एज कंपैरेटिव टू बी सरफेस का फ्लक्स। क्लियर? फ्लक्स एवं नहीं है भी साइज बड़ा है, इज द साइज बड़ा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, नहीं। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एज वेल एज साइज। सरफेस की शेप या सरफेस के साइज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन कि उसके अंदर कितना चार्ज। क्लियर? समझ गए? 6 पॉइंट वही आएगा भी जे तुम्हारा सरफेस मीडियम च, अगर सरफेस वैक्यूम च इन वैक्यूम तो फ्लक्स लगेगा 1/ε0। बट अगर इनसाइड मीडियम है, इनसाइड मीडियम फिर फ्लक्स का फार्मूला 1/ε। जे थोड़ा क्लोज सरफेस वैक्यूम है तब ε0 लगाना है, जे मीडियम है तब ε0। एग्री? हां तो आपको पता ही है कि ε0 किवें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर च डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले टॉपिक च कीता सीगा भी ε/ε0 इज इक्वल टू k ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ε/ε0 k कर ਦਾਂਗੇ, फिर ਜਿਹੜਾ ਇਹ फार्मूला है ये बन ε/0 की वैल्यू ਸਾਨੂੰ पता है k मीडियम ਦਾ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ਇਹਦੀ वैल्यू ਸਾਨੂੰ गिवन हुई। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? 6 से 6 पॉइंट्स से माइंड च रखियो, ठीक है। गोस थ्योरम कदे भी ओपन सरफेस से नहीं लगानी, जो भी गोस थ्योरम लगानी है तो सरफेस क्लोज होना चाहिए। जो सरफेस क्लोज है तो ठीक है, नहीं है तो बना लो अपनी मर्जी ना, जेड़ा मर्जी सरफेस नहीं बनाना। सरफेस वो बनाइयो जिस सरफेस के सारे पॉइंट्स पे ई सेम होवे। हिंट तो मैं दिता है, पॉइंट चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस का स्फेरिकल सरफेस बना लियो, ई सारे स्फीयर के सेम आएंगे। जे लाइन चार्ज होवे तो सिलेंड्रिकल सरफेस बना लियो, बट बनाइयो सरफेस वो जिस सरफेस के सारे किते ई सेम हो, ठीक है। एंड फ्लक्स कैलकुलेट करते हुए बाहर का चार्ज काउंट नहीं करना, सिर्फ चार्ज सरफेस के अंदर काउंट करना है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दसना है, एक एग्जांपल लिसन केयरफुली, क्लियर हो जाएगा तुम्हें बाहर लर्निंग वर्ड्स। सपोज करो अपने को दो स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर S1, सेकंड स्फीयर S2। फर्स्ट स्फीयर चार्ज Q1, सेकंड स्फीयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ Q, मतलब ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੈ Q1, सेकंड स्फीयर के अंदर चार्ज Q2 है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ फर्स्ट स्फीयर? S1 स्फीयर का फ्लक्स कितना है? ये दोनों स्फीयर्स वैक्यूम में है बेटा, वैक्यूम में, ओके। कितना फ्लक्स होएगा? 1/ε0 टाइम्स जितना फर्स्ट स्फीयर के अंदर चार्ज है। फर्स्ट स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? Q1। सेकंड स्फीयर का फ्लक्स कितना होगा? व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ सेकंड स्फीयर? सेकंड स्फीयर वैक्यूम में 1/ε0 टाइम्स जितना सेकंड स्फीयर के अंदर है। सेकंड स्फीयर के अंदर चार्ज Q2 भी है, Q1 भी है। Q1 चार्ज S1 के अंदर भी है, Q1 चार्ज S2 के भी अंदर है, ठीक है। जो S1 का फ्लक्स कटे सीधा तो S1 के अंदर सिर्फ
Q2 चार्ज इस तो बाहर है, S1 तो बाहर है, तो ये काउंट नहीं करना, बट जब हम S2 का फ्लक्स करेंगे, S2 के अंदर Q2 चार्ज लिया है एंड S2 के अंदर Q1 चार्ज लेता है, तो फ्लक्स आएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया बेटा? सो दिस इज अबाउट Gauss थ्योरम। लास्ट में Gauss थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर? भी किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जेड़ा सरफेस वैक्यूम च पे है, कोई भी क्लोज सरफेस जेड़ा वैक्यूम च पे है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? 1/ε0 टाइम्स जितना उस सरफेस दे इनसाइड चार्ज अंदर बाहर। थ्योरम की मैं प्रूफ की थी, तो समझ आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।